नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल मदेसिया आपको अपने चैनल डायनेमिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं किसानों पर। आखिर चाहता क्या है देश का किसान? सवाल, देश का किसान चाहता क्या है? जवाब, किसान चाहता है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है। सवाल, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या? जवाब, एक ऐसा रिपोर्ट जो किसानों के हितों की रक्षा करता है, या यूं कहें कि एक ऐसा रिपोर्ट जिसे कानून बनाया जा सकता है और यह रिपोर्ट किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा कर सकती है। भारत को किसानों का देश कहा जाता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था की नींव कृषि पर ही टिकी हुई है। यद्यपि भारत की कृषि आज भी मानसून का जुआ बनी हुई है। शायद यही कारण है कि देश के 130 करोड़ आबादी का पेट भरने वाला किसान आज खुद ही भूखा है और कर्ज तले दबा हुआ है। अब तो हालात इतने विकट हो गए हैं कि एक किसान सार्वजनिक रूप से खुद को किसान बताने से कतराने लगा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर सुजीत मिश्रा ने एक स्टडी की थी, फार्मर्स सुसाइड्स इन इंडिया, 1995 से 2012 के बीच में, मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। इस स्टडी में उन्होंने बताया कि भारत में वर्ष 1995 से 2004 के बीच कुल मिलाकर 1,56,541 किसानों ने आत्महत्या की है। इसका मतलब है कि देश इस दशक में हर साल लगभग 15,654 किसानों ने आत्महत्या की है। ज्ञातव्य है कि अशोक दलवाई की समिति रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत के किसानों की औसत आय 70,976 रुपए प्रति वर्ष है। भारत सरकार ने इसे 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। सवाल है कि किसानों की समस्याओं के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है? तो किसानों की समस्याओं के लिए कई कारण हैं, या ये कहें कि किसानों की समस्याओं के कई सारे कारण हैं। ऐसा देखा गया कि ज्यादातर वे किसान आत्महत्या करते हैं जो कि नकदी फसलों की खेती करते हैं, क्योंकि नकदी फसलों की बुआई में लागत अधिक आती है। इसलिए किसान बैंकों से आसानी से कर्ज ना मिलने के कारण सूदखोरों से ऊंची दरों पर ब्याज लेते हैं। लेकिन जब फसल ठीक नहीं होता है और लोन चुकाने का दबाव बढ़ता है और फिर वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि कुछ कारण हैं जिनको बिंदुवार हमने बताया है, जैसे कि पुरानी तकनीक के कारण अधिक लागत आना, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होना, संस्थागत क्रेडिट की सुविधा ना होना, मंडियों तक पहुंच ठीक नहीं होने के कारण सस्ते दामों पर खाद्यान्न को कम दामों पर बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई भी कारगर उपाय ना होना। यदि फसल बीमा भी कराया जाता है तो वो प्रीमियम तो भर देते हैं लेकिन मुआवजा नहीं पाते हैं। कोल्ड स्टोर की कमी होने के कारण उनको आलू और टमाटर जैसे जल्दी खराब होने वाले फसलें उस समय बेचनी पड़ती हैं जब उनके दाम बाजार में बहुत कम होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने भारत की हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक श्री एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग यानी एनसीएफ, जिसकी रिपोर्ट आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं, जो कि 311 पेज का है, जिसे हमने लगभग 10 से 15 पेज में कवर करने की कोशिश की है। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम स्वामीनाथन आयोग पड़ा। स्वामीनाथन आयोग के बारे में या कहें इसकी कमेटी के बारे में हम जानने के लिए हमें ये जानना होगा। स्वामीनाथन आयोग ने दिसंबर 2004, अगस्त 2005, दिसंबर 2005 और 4 अप्रैल 2006 में क्रमशः 4 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पांचवी और अंतिम रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि देश को तेज और आर्थिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। स्वामीनाथन जी के इस लक्ष्य को 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था, जिस समय अध्यक्ष के रूप में स्वामीनाथन जी थे। पूर्वकालिक सदस्य रामबंधन सिंह, श्री बाई सिंह नंदा थे। अंशकालिक सदस्य आर्यल पिताले, जगदीश प्रधान, चंदा निबंधकर, अतुल कुमार रंजन, सदस्य सचिव अतुल सिंह। स्वामीनाथन आयोग को निम्न मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा गया था। सभी को सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाना इसमें कि देश में खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, देश में कृषि की उत्पादकता लाभप्रदता में वृद्धि की जाए, सभी किसानों के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ाई जाए, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम को तलाशना, किसी उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए उपाय सुझाना, ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए कोई सुझाव दे।
आइए जानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्या थी। सही पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए स्वामीनाथन आयोग ने अपने कुछ सुझाव सरकार को दिए थे, जो कि निम्न है। पहला, भूमि सुधार। आजादी के समय से ही देश में भूमि आवंटन सामान्य रहा है। देश में गरीबी के स्तर के 50% लोगों के कुल भूमि का आवंटन की केवल 3% भूमि थी, जबकि 54% भूमि का आवंटन 10% अमीरों को थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भूमि सुधार को बढ़ाने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अतिरिक्त और बेकार जमीन को भूमिहीनों में बांटो और आदिवासी क्षेत्रों में पशु चराने का हक दिया जाना चाहिए। दूसरा, सिंचाई सुधार। भारत में कुल बुआई योग्य भूमि या जमीन 141.4 मिलियन हेक्टेयर का करीब 52% भाग अभी भी सिंचाई की व्यवस्था से वंचित है और वर्षा जल पर निर्भर है। पूरे भारत में अभी भी केवल 35% भूमि ही नियमित सिंचाई की सुविधा पाती है। आयोग ने सलाह दी थी कि सिंचाई के पानी की उपलब्धता सभी किसानों के पास होना चाहिए। इसके साथ ही पानी की सप्लाई और वर्षा जल के संचय पर भी जोर दिया गया था। आयोग ने पानी के स्तर को सुधारने पर जोर देने के साथ ही कुआं शोध कार्यक्रम शुरू करने की बात भी कही थी। इसके अलावा मिलियन वेल्स रिसर्च स्कीम को प्राइवेट क्षेत्र के माध्यम से विकसित करने के लिए आयोग ने की थी। तीसरा, कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। भारत में कृषि उत्पादों के प्रति हेक्टेयर विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। यदि धान ही उदाहरण में ले लें तो भारत में धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2,929 किलो प्रति हेक्टेयर है, लेकिन जापान में 6,414, चीन में 6,321 और दक्षिण अफ्रीका में 662 किलो प्रति हेक्टेयर है। आयोग ने कहा कि किसी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही आयोग ने कहा था कि कृषि से जुड़े सभी कामों में जन सहभागिता की जरूरत होगी, चाहे वह सिंचाई हो या जल निकासी हो, भूमि सुधार हो, जल संरक्षण हो या फिर सड़कों और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ शोध से जुड़े काम हो। चौथा, किसानों के लिए सस्ता कर्ज। किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसलिए सरकार को किसानों की समस्या पर जरूरत के हिसाब से ऋण देने की सुविधाओं का विकास करना होगा। आयोग ने कहा कि फसल ऋण के लिए 4% की आसान दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इस ऋण को गरीब और जरूरतमंद तक पहुंच सुनिश्चित करना होगा, ताकि इसके अलावा लगातार प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों को राहत प्रदान करने के लिए किसी जोखिम को स्थापित किया जाए। आपदाओं के दौरान किसानों को ऋण वसूली में छूट और सरकार की ओर से ऋण पर ब्याज की छूट की सुविधा देनी होगी। पांचवा, जैव संसाधनों को विकसित करना। भारत में ग्रामीण लोग अपने पोषण और आजीविका सुरक्षा के लिए जन संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर करते हैं। इसलिए आयोग ने इस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देने का सुझाव दिया था। आयोग ने सुझाया गया जैव विविधता तक पहुंच के प्रारंभिक अधिकारों को संरक्षित करना, जिसमें गैर लकड़ी के वन उत्पादों तक पहुंच शामिल है, जिसमें औषधि पौधे, तेल पैदा करने वाले पौधे और लाभकारी सूक्ष्मजीव शामिल हैं। ब्रांडिंग के माध्यम से खेती के लिए उन्नत जानवर पैदा करना, साथ ही मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कृषि संबंधी किसानों क्रियाओं को बढ़ावा देना। छठवां है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कार्यवाही में सुधार। धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा पीडीएस में बाजरा और अन्य पौष्टिक अनाज अस्थायी रूप से शामिल किए जाने चाहिए। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। सातवां जो सबसे बड़ा सुझाव दिया गया था उसमें था किसानों की आत्महत्या की रोक। दोस्तों, किसानों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं को ठीक करें। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्राथमिकता के आधार पर इलाकों में और सक्रिय रूप से लागू करें। जिन इलाकों में किसान आत्महत्याएं की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, किसानों को समस्याओं को ठीक से समझने के लिए राज्य स्तरीय किसान आयोग की स्थापना करें, जिनमें किसानों को भी शामिल किया जाए। इन किसानों को कृषि के अलावा अन्य संसाधनों जैसे पशुपालन इत्यादि के द्वारा धन अर्जित के लिए प्रेरित करना होगा। वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा के प्रावधान ठीक से लागू किए जाएं, ताकि किसानों में सामाजिक और सुरक्षा की भावना पैदा न हो। इस प्रकार ऊपर दिए गए 7 बिंदु से स्पष्ट हो जाता है कि स्वामीनाथन कमीशन ने किसानों की हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने सुझाव दिए थे। कुछ सुझाव को सरकार द्वारा लागू भी किया गया था। किसानों की समस्याएं राजनीतिक दलों को इतनी खास नहीं लगती जितनी होनी चाहिए, इसलिए राजनीतिक इच्छा के अभाव में इन सभी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और किसान राजधानी में सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए घूम रहे हैं। इस बात की संभावना भी बहुत कम दिखाई देती है कि सरकार इनके कल्याण के जरूरी कदम उठाएगी।
अच्छा, अब हम जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में किसी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित फसलों की बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है, ताकि उत्पादक यानी किसानों को इस बात की गारंटी प्रदान की जा सके कि देश में कितना भी अधिक खाद्यान्न उत्पन्न क्यों न हो जाए, किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार एमएसपी किसानों को अधिक बुआई के लिए प्रेरित करता है। बाद में किसी लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर कृषि विभाग और सहयोग भारत सरकार द्वारा 22 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। इन 22 फसलों में 6 रबी फसलें, 14 खरीफ मौसम की फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें हैं। इनका विवरण इस प्रकार है, जैसे अनाज आते हैं जैसे गेहूं, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का। जबकि दलहन की 5 फसलें, अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर और तिलहन की 8 फसलें। ये फसलें रेपसीड अथवा सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तुरिया, तिल, केसर बीज, सूरजमुखी के बीज और राम तिल। सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए द्वारा बढ़ाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैसे तय किया जाता है। किसी लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी, जो कि किसानों के फसलों का मूल्य तय करता है, खरीफ फसलों के एमएसपी को तय करते समय कई कारकों को ध्यान में रखता है। उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय करना, मांग और आपूर्ति में समानता बनाए रखना, इनपुट की कीमतों में बदलाव, इनपुट आउटपुट मूल्य क्षमता, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य जी मूल्य स्तर का प्रभाव, बाजार की कीमतों का रुझान, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों के बीच समता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य समिति। तो यह थी 2020-21 सीजन के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरी जानकारी। यह लेख विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आईएएस, पीसीएस, एसएससी, यूपीट्रिपल आदि के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं कि वर्ष 2020-21 के लिए सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं क्या। अभी मैंने सिर्फ 2 ही चीजों को लेकर चला हूं जो कि मुख्य रूप से बोए जाते हैं अपने भारतवर्ष में, जैसे कि धान और गेहूं। धान खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल है। धान यदि मानकर चलते हैं कि यदि उत्पादन की लागत यहाँ पे 1400 रुपये पड़ रही है किसान को, तो सरकार द्वारा उसका यानी सीएसीपी जो है, इसका जो समर्थन मूल्य देती है वो 1868 रुपये देती है, यानी 1868 रुपये देती है। जबकि अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाता तो फिर उत्पादन की लागत में 50% और जुड़ जाता, जिससे कि 2100 रुपये हो जाता। और ये 50% सरकार अपने बात से नहीं देती। इस 1400 के अलावा इसमें एफएल लगा होता है, यानी फैमिली लेबर लगा होता है, जिसकी सरकार समर्थन मूल्य के रूप में पैसे देती है। तो यदि ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होता तो 1868 की जगह पे 2100 रुपये दिए जाते। इसी तरीके से गेहूं में यदि मानते हैं कि 1600 रुपये लागत पड़ रही है किसान को प्रति क्विंटल की, तो सीएसीपी इसकी निर्धारित मूल्य है 1925 रुपये। जबकि यदि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होता तो ये कीमत 2400 रुपये होती, यानी 2400 रुपये होती।